बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 19 स्टडी कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 19 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे और वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये एक लेंथी टॉपिक है, सो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट 1 में कुछ पैरामीटर्स लिंक्ड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पैरामीटर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक का नाम सुनते ही सबके दिमाग में डिफरेंट ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस टर्म को पढ़ने के बाद ये लगता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ब्लैक इन कलर होगा, वो जो रेडिएशंस एमिट करेगा उन्हें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का लिंक सिर्फ ब्लैक ऑब्जेक्ट से ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो और जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये सब ब्लैक बॉडीज हैं, तो आप हैरान होंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स भी और वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी डिफरेंट हीट या इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जो कि हमें नॉर्मली नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी को अंधेरे में थर्मल कैमरा के थ्रू ऑब्जर्व किया जाए तो कुछ इस तरह के इमेजेस बनते हैं, और ये इमेजेस उन ह्यूमन बॉडीज में से एमिट होने वाली हीट रेडिएशंस या जिन्हें इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं उन्हें इंडिकेट करता है। सो आपने देखा कि ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक कलर के ही ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के टॉपिक में। डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्लैक बॉडी है वो है सन, क्योंकि सन वो ऑब्जेक्ट है जो सारी रेंज ऑफ रेडिएशंस को एमिट करता है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को रिपीटेडली कई लेक्चर्स में ऑब्जर्व किया। डियर स्टूडेंट, अगर आप सन से रिसीव होने वाली रेडिएशंस को ग्राफिकली ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस है। इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि सन से रिसीव होने वाली रेडिएशंस का एक मैक्सिमम पोर्शन विजिबल रीजन में लाई करता है, यानी ये वो पोर्शन है जिसे हमारी आईज देख पाती हैं, और इसी वजह से हमें सन बहुत ही ब्राइट या बहुत ही ग्लो करता हुआ नजर आता है। सन से रिसीव होने वाली रेडिएशंस में विजिबल रीजन के अलावा इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और मल्टीपल गैमा रेज और डिफरेंट रेडिएशंस शामिल हैं, जो कि हमारे लिए इनविजिबल हैं। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट स्टार्स, उन्हें भी आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के जुमरे में लेकर आएंगे, क्योंकि वो भी डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हो या इलेक्ट्रिक हीटर हो, ये भी थर्मल रेडिएशंस को एमिट करते हैं, सो इन्हें भी आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंडर कंसिडर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि मोस्टली जो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बता रही हूँ, इनमें हम रिलेट कर रहे हैं डिफरेंट रेडिएशंस की वेवलेंथ और उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को। सो इसका मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसी टर्म है जो बेसिकली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का लिंक बताती है। डियर स्टूडेंट, अगर आप एक मेटल पीस सपोज करें प्लैटिनियम को हीट अप करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर किस तरह उसका कलर चेंज होगा वो ऑब्जर्व करते हैं। इनिशियली अगर प्लैटिनियम का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस तो हमें प्लैटिनियम नजर आएगी डल रेड कलर में। फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें टिल 900 डिग्री सेल्सियस तो उसका कलर हो जाएगा चेरी रेड। देन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें टिल 1100 तक तो वो चेंज करेगी अपने कलर को टूवर्ड्स ऑरेंज, और फिर 1300 डिग्री सेल्सियस पर उसका कलर हो जाएगा येलो, एंड देन 1600 डिग्री सेल्सियस पर आपको यही मेटल वाइट कलर में नजर आएगी। आपने देखा कि किस तरह प्लैटिनियम विद टेम्परेचर अपना कलर चेंज कर रही है। सो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह ब्लैक स्मिथ, जिसे हम लोहार कहते हैं, वो
अपने मेटल के कलर को देखकर उसके टेम्परेचर को एस्टिमेट कर सकता है। आप जानते हैं कि सन का टेम्परेचर, हम मोस्टली कहते हैं कि कोर ऑफ सन का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये सन में थर्मोमीटर रखकर कैलकुलेट किया गया है? नहीं, बेसिकली सन से इमिट होने वाली रेडिएशंस के कलर्स को ही ऑब्जर्व करके सन के टेम्परेचर को एस्टिमेट किया गया। डियर स्टूडेंट, इन ऑब्जर्वेशंस में से हमें ये चीज पता चली कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेडिएशंस इमिट करता है तो वो किस कलर या किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट करेगा, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो टेम्परेचर जितना आप चेंज करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इमिट होने वाली रेडिएशंस अपनी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी चेंज करती जाएंगी। डियर स्टूडेंट, इन सारी ऑब्जर्वेशन से एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हमारे सामने आया। इन ऑब्जर्वेशन से पहले अगर इस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करते थे तो आप कहते थे कि ये मुझे रेड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये रेड कलर को जस्ट रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये ऑब्जेक्ट आपको ग्रीन इसलिए नजर आता है क्योंकि ये जस्ट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। और ये वाइट हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि ये सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। सो ये ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक क्यों नजर आता है? क्योंकि ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इसका मतलब कि ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां लाइट नहीं या जिस ऑब्जेक्ट ने सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया वो हमें ब्लैक कलर में नजर आया। ये वो प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस थी जिनके अकॉर्डिंग हम ये समझते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अगर किसी कलर का नजर आ रहा है तो उसकी वजह ये है कि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी जो मैंने आपको प्लैटिनियम मेटल के डिफरेंट कलर्स दिखाए, क्या वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से थे? नहीं, वो कलर्स हमें नजर आए इमिटेड रेडिएशंस की वजह से। जो प्लैटिनियम ने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट कलर्स की लाइट इमिट की, वो इमिटेड लाइट जब हमारी आईज तक पहुंची तो हमें कभी वो रेड नजर आया, कभी चेरी रेड, कभी डल रेड, कभी येलो, कभी ऑरेंज एंड कभी वाइट। सो यहाँ से एक नई कंक्लूजन हमने ड्रॉ की और वो ये थी कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट कलर इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। It may be possible that object color is because of the radiations which are emitted by that object. So dear student, इन सारी conclusions से हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हीट अप किया जाए तो वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग रेडिएशंस को एमिट करेगा। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक और थॉट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ और उस थॉट एक्सपेरिमेंट का लिंक था प्लांक्स के साथ। एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ने प्लांक्स को एक टारगेट दिया और वो टारगेट कुछ इस तरह का था। जो नॉर्मल हमारे पास टंगस्टन बल्ब है वो 20% विजिबल रेडिएशंस एमिट करता है और 80% इनविजिबल रेडिएशंस, जिन्हें आप इंफ्रारेड या हीट रेडिएशंस भी कह सकते हैं, और मल्टीपल अदर रेडिएशंस जो इनविजिबल हैं वो एमिट हो रही होती हैं। इसका मतलब कि 80% वेस्टेज है इन केस ऑफ बल्ब और 20% हमारे लिए यूजफुल है। सो प्लांक्स से कहा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि ये परसेंटेज इनवर्स हो जाए, यानी 80% विजिबल हो जाए और 20% हीट रेडिएशन या इनविजिबल रेडिएशंस की तरफ चला जाए। प्लांक्स ने कुछ इसी तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें उसने डिफरेंट मटेरियल्स को हीट अप करके उनमें से इमिट होने वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी ऑब्जेक्ट में से विजिबल पोर्शन बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में इमिट करवाना है तो फिर उसके टेम्परेचर को बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बिगर टेम्परेचर पर जाकर वो एक विजिबल रेडिएशन को इमिट करेगा। सो बेसिकली ये वो पॉइंट था जहां से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में ऑब्जर्वेशंस और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हुए।
सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बेसिकली हैं क्या। डियर स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बेसिकली किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली रेडिएशंस को कहा जाता है। अब यहाँ एक साइंटिस्ट थे फेरी, जिन्होंने कोशिश की कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जाए जो हर पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करे। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जाए जो हर पॉसिबल रेडिएशन को एमिट करे, तो फिर इसके लिए तो ये भी जरूरी है कि पहले वो ऑब्जेक्ट हर पॉसिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि जब वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तभी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो उन पॉसिबल रेडिएशंस को री एमिट कर सकेगा। सो साइंटिस्ट फेरी ने एक ब्लैक बॉडी बनाने की एफर्ट की, और वो ब्लैक बॉडी कुछ इस तरह की हॉलो कैविटी थी। इस हॉलो कैविटी के इंटीरियर साइड को कोट कर दिया गया विद लैम्प ब्लैक या विद ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल के अंदर लेड यूज हुआ होता है, वो बेसिकली ग्रेफाइट या कार्बन मटेरियल भी एक बेस्ट एब्जॉर्बर है। लैम्प ब्लैक एक ऐसा मटेरियल है जो ऑलमोस्ट 97% इंसिडेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इस हॉलो कैविटी के इंटीरियर को सूट, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक इन मटेरियल्स के साथ कोट कर दिया गया ताकि इसका इंटीरियर एक बेस्ट एब्जॉर्बर बन सके। एक साइड पर नैरो ओपनिंग रखी गई और दूसरी साइड पर, जो इस नैरो ओपनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है, वहां पर आपको एक कॉनिकल शेप नजर आ रही होगी। ये इसलिए रखी गई कि जब रेडिएशंस इसमें से एंटर हों तो अगर ये सामने वाली साइड बिल्कुल इस तरह का कर्व कैरी करे तो पॉसिबिलिटी है कि रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होकर इस नैरो ओपनिंग में से बाहर आ जाएं। लेकिन हमने इस पॉसिबिलिटी को भी खत्म करना है। हम ये चाहते हैं कि जितनी रेडिएशन इस ओपनिंग में से इस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर हो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये कॉनिकल शेप इंसिडेंट रेडिएशंस को इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी, और जितनी भी रेडिएशंस इसमें एंटर हुई, डियर स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया कि वो इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बाद इसी ऑब्जेक्ट के इंटीरियर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सो इनिशियली ये होता है कि इसका इंटीरियर लो टेम्परेचर पर होता है और इसकी एक्सटीरियर यानी एक्सटर्नल साइड हाई टेम्परेचर पर होती है। सो रेडिएशंस हायर टेम्परेचर से फ्लो करती हैं टूवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर, और ये फ्लो का प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। सो मैक्सिमम रेडिएशंस जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो इस नैरो ओपनिंग को बंद कर दिया जाता है। अब ये हमारे पास कैविटी या ये ऑब्जेक्ट एक बेस्ट इमिटर बन चुका है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हीट अप करें तो इसके इंटीरियर का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओपनिंग में से रेडिएशंस टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो जब ये रेडिएशंस इमिट हुई तो इनको फर्दर फिर साइंटिस्ट थे ल्यूमर एंड प्रिंगशियम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के थ्रू इस ब्लैक बॉडी में से इमिट होने वाली डिफरेंट रेडिएशंस को डिफरेंट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग स्टडी किया। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज की वो कुछ इस तरह से थी। डियर स्टूडेंट, आपने ब्लैक बॉडी को हीट किया, उसमें से इमिट होने वाली रेडिएशंस को आपने स्लिट में से पास किया। स्लिट में से पास होने के बाद वो फॉल हो रही हैं एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर पर। कॉनकेव रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेडिएशंस फॉल हो रही हैं प्रिज्म पर, और ये प्रिज्म आपने प्लेस किया किसके ऊपर? टर्न टेबल के ऊपर, जो आपने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। इस प्रिज्म से पास होने के बाद ये रेडिएशंस अपनी डिफरेंट वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगी, और ये सेपरेट हुई हुई वेवलेंथ अगेन एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर पर फॉल कर रही हैं, और कॉनकेव रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर वो मूव कर रही हैं टुवर्ड्स अ डिटेक्टर, और इस
डिटेक्टर के साथ एक अगेन गैल्वानोमीटर अटैच होता है जो रिसीव होने वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी को काउंट करता है। डियर स्टूडेंट, आपने ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑब्जर्व की। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ल्यूमर और प्रिंशियम ने ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग हीट करके रिसीव होने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ और इंटेंसिटीज के डाटा को कलेक्ट किया। सो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से जो डाटा कलेक्ट हुआ उसमें 3 वेरिएबल्स थे। एक था टेम्परेचर, दूसरा था वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशंस और तीसरा था इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, इन 3 वेरिएबल्स को ड्रॉ किया गया ग्राफिकली, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ग्राफ ऑब्जर्व किया उसको स्टडी करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एक ब्लैक बॉडी है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आपने हर पॉसिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करवाई, और अब जब वो एमिट कर रहा है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में इंटेंसिटी को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस क्वेश्चन को समझना मैं आपके लिए आसान बना देती हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करें इस पर्सन को आपने या मैंने 1000 रुपीज दिए, यानी इसने 1000 रुपीज एब्जॉर्ब किए, ठीक है। अब अगर आप इस पर्सन से कहें कि ये 1000 रुपीज इन 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो पहला ख्याल क्या आता है कि ये 1000 रुपीज को किस तरह इन बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहला ख्याल यही आता है कि वो इन 1000 रुपीज को इक्वली इन 4 किड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी हर बच्चे के हिस्से में आएंगे 250 रुपीज। ये तो वो पहला एक्सपेक्टेड आंसर है जो हर एक के दिमाग में आता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये पर्सन इन 1000 रुपीज को इन बच्चों में एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करे। वो सबसे बड़े बच्चे को ज्यादा रुपीस दे और उससे छोटे को उससे कम, उससे छोटे को उससे कम, और सबसे जो छोटा बच्चा है उसे सबसे कम अमाउंट दे। इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह उस पर्सन ने एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन ये तो वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें कोई ना कोई रीजनिंग थी। पहली में था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी में था कि एज के डिफरेंस को कंसिडर करते हुए उसने हर बच्चे को एक डिफरेंट अमाउंट दी। तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये पर्सन फेवरेटिज्म करे। इस पर्सन को जो 1000 रुपीज दिए गए हैं उसका दिल ये कहता है कि मैं सबसे फेवरेट जो मेरा बच्चा है मैं उसे सबसे ज्यादा अमाउंट दूं। सो इसने क्या किया कि फेवरेटिज्म करते हुए ये बच्चा जो कि उसका फेवरेट है, इस बच्चे को उसने 700 रुपीज दे दिए, और बाकी कितने बचे? बाकी बचे 300 रुपीज। उसने इन बच्चों में वो बाकी जो 3 बच्चे हैं उनमें वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बंदा या ये पर्सन एक फेवरेटिज्म करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लैक बॉडी भी कुछ फेवरेटिज्म वाला ही रोल प्ले करती है। ब्लैक बॉडी को अगर आप एक एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और जब वो एनर्जी री एमिट करती है तो वो भी फेवरेटिज्म करती है। वो फेवरेटिज्म किस तरह करती है? वो कुछ इस तरह करती है कि जब वो रेडिएशंस री एमिट करती है तो ब्लैक बॉडी एक सर्टेन वेवलेंथ को अपना फेवरेट वेवलेंथ बनाते हुए एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन उस वेवलेंथ की एमिट कर देती है, और बाकी वेवलेंथ्स को एक कम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी मिलती है। यही चीज हमने ब्लैक बॉडी में ऑब्जर्व की जब ल्यूमर और प्रिंशियम ने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वेवलेंथ और इंटेंसिटीज के डाटा को कलेक्ट किया कि ब्लैक बॉडी ने फेवरेटिज्म किया और एक सर्टेन वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी एमिट की, और उस सर्टेन वेवलेंथ को कहा गया लैम्डा मैक्स। यहां से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लैम्डा मैक्स शायद कोई मैक्सिमम वेवलेंथ है। नो, लैम्डा मैक्स का मतलब
ये है कि ये वो वेवलेंथ है जिस पर ब्लैक बॉडी ने फेवरेटिज्म किया और इस वेवलेंथ की उसने मैक्सिमम इंटेंसिटी एमिट की। जो डिफरेंट ग्राफ्स बने वो इस लेक्चर में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कौन से बने, लेकिन जो हमने एक एक्सपेक्टेड ग्राफ बनाना चाहा वो शायद कुछ इस तरह का था। आपने एक्सपेक्ट किया कि ब्लैक बॉडी जब रेडिएशंस एमिट करेगी तो वो हर वेवलेंथ को एक इक्वल इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग एमिट करेगी। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर है वेवलेंथ, वाई एक्सिस पर है इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। बट ये एक एक्सपेक्टेड कर्व था। हमने जब ग्राफिकली डेटा को ड्रॉ किया तो हमें इस तरह की कोई भी चीज नजर नहीं आई। हमने जो चीज ऑब्जर्व की वो कुछ इस तरह से की। इसमें आप ऑब्जर्व करें तो ये मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ग्राफ ड्रॉ किया है, जबकि हमारा डेटा डिफरेंट टेम्परेचर्स का था। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ग्राफ में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती गई, लेकिन एक सर्टेन वेवलेंथ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई और इस सर्टेन वेवलेंथ के बाद इंटेंसिटी दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ये वो ऑब्जर्वेशन थी जो आपने ग्राफिकली ऑब्जर्व की फ्रॉम द ल्यूमर एंड प्रिंशियम डेटा कलेक्शन। इसकी फर्दर डिटेल क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर किस तरह के ग्राफ्स बने और उन डिफरेंट ग्राफ से आपने क्या रिजल्ट्स ड्रॉ किए, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने ऑब्जर्व किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली एक टर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशंस को उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के साथ लिंक करती है और हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करता है और वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर कि वो हमें विजिबल रेंज की रेडिएशंस दिखाएगा या फिर इनविजिबल रेडिएशंस को वो एमिट करेगा। Dear student, this was all about today's lecture which was related with black body radiations, इसकी graphical explanation, इसकी Planck's explanation, इसकी classical theory के according explanation हम इंशाल्लाह next lecture में discuss करेंगे। So till then, Allah Hafiz.